इंदौर में आज देश के सबसे मशहूर बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT सिस्टम में से एक चलता है। 11.5 किलोमीटर लंबा शहर के मुख्य क्षेत्रों को जोड़ता है ये, जिसे 2013 में बनाया गया 350 करोड़ रुपए की लागत से। 49 बसेस चलती हैं इसमें 60,000 यात्रियों को कैरी करते हुए। स्पेशल BRT लेन्स पर चलती हैं बसेस बिना किसी रुकावट के साथ। इसका उद्देश्य शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना और एक्सपैंड करके 106 किलोमीटर में पूरा फैलाने का था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से, जिनकी हम आगे बात करेंगे, उससे ये हो ना सका और लोग नाखुश हो गए। ये देखते हुए राज्य सरकार ने इसे बंद करने का सोचा है, कहते हुए कि इधर नए फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। इसी तरीके से भोपाल में भी पहले BRTS को हटा दिया गया है और जयपुर में भी हटाने की योजना चल रही है, लेकिन एक नई ट्रांजिट के रूप में इधर मेट्रो लाइन बनाई जा रही है, जो कि अच्छी बात है। मगर BRT को बंद करना क्यों एक गलत निर्णय साबित होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्यों हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ मेट्रो नहीं हो सकता, इसके बारे में भी जानेंगे। शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से ही बुरी स्थिति में था। इंदौर में 1980s तक ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। बस कुछ गवर्नमेंट की सिटी बसेस चलती थी, जो कि लोगों के लिए ज्यादा अपीलिंग नहीं थी, छोटे नेटवर्क और बेकार फैसिलिटीज होने की वजह से। प्राइवेट सेक्टर कुछ टेम्पोज और मिनी बस जरूर चला रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं थे डिमांड को पूरा करने के लिए। 1991 में जब लिबरलाइजेशन और नई इकोनॉमी पॉलिसी आई, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राइवेटाइज करने का सोचा। इसकी गिरती क्वालिटी को देखकर कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट व्हीकल्स भी बड़े अमाउंट्स में खरीदना शुरू कर दिया, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। इंदौर पुलिस के ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में 4.8 लाख से बढ़कर प्राइवेट कार 2006 तक पहुंच गई थी 7.3 लाख तक। ये चेंज इसलिए हो पाया क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। जबकि शहर की पॉपुलेशन 30% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही थी, तो उनके पास प्राइवेट व्हीकल्स खरीदना कोई ऑप्शन नहीं था। एक रिलायबल और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होने के कारण मिडिल और अपर क्लास लोगों ने तंग आकर अपनी प्राइवेट व्हीकल्स ले ली। इसकी वजह से शहर में कंजेशन बढ़ने लगा धीरे धीरे। जो रोड्स थी वो इतना ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजर्स कम होते चले गए और उसे ऑपरेट करना भी मुश्किल हो गया। साल 2004 में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाया गया इंदौर में, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया कि 2025 तक इंदौर की ट्रैवल डिमांड 55 लाख ट्रिप्स पर डे हो जाएगी। इसी स्टडी के एंड में 3 लाइट रेल ट्रांजिट कॉरिडोर्स भी प्रपोज किए गए थे, एक MG रोड में, एक AB रोड में और एक वेस्ट रिंग रोड में। मगर इंदौर में कभी वेस्ट रिंग रोड बनी नहीं फंडिंग इश्यूज के कारण। इसके बाद से दिसंबर 2005 में ICTSL यानी इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया, ताकि लोगों को डिपेंडेबल और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इसमें इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी IDA और इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC को 50-50% स्टेक दिया गया। कंपनी ने जल्द ही 18 हाई डिमांड रूट्स को पकड़कर उसमें ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए। ऑपरेशंस की जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स को दी गई PPP मोड के अंतर्गत, जिसके कारण इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट और ऑपरेटर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गया। इसमें नॉर्मल बस सर्विस चला रहे थे वो लोग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर, और इसके गठन के बाद काफी ज्यादा फायदा भी देखने को मिला इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। लेकिन इतना ही काफी नहीं था बढ़ती ग्रोथ के साथ, इसलिए BRTS सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा गया। कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स के बाद फाइनली 2006 में इसका मास्टर प्लान सामने रखा गया 7 प्रपोज्ड रूट्स के साथ। इसमें से 3 रूट्स वो भी थे जो कुछ साल पहले की स्टडी में लाइट रेल कॉरिडोर्स के रूप में प्रपोज किए गए थे। इन सभी 7 कॉरिडोर्स की लागत एस्टिमेट की गई थी 862 करोड़ रुपए की, जिसको फिर आगे अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। इन सभी रूट्स में से AB रोड पर प्रस्तावित 23.8 किलोमीटर के रूट में से उसका आधा 11.4 किलोमीटर का सेक्शन ही एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एग्जीक्यूट किया गया। केंद्र सरकार ने भी इसे अप्रूवल दे दिया अक्टूबर 2006 में। देखा जाए तो इंदौर की BRTS जर्नी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। इसको बनाने के लिए JNNURM यानी जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अंदर फंडिंग भी दी गई 50% की। इसके अलावा 20% MP गवर्नमेंट के ग्रांट से और बचा हुआ ICTSL की तरफ से अरेंज किया गया। BRT कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन अक्टूबर 2007 में शुरू भी हो गया और बनने की डेडलाइन अगस्त 2009 की रखी गई। कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करने की जरूरत थी, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क साबित हुआ। BRTS के प्रपोज अलाइनमेंट पर कई सारे इंक्रोचमेंट और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी थे, जिसको हटाने में बहुत टाइम तक नेगोशिएशंस करने पड़े, जिसके कारण डिलेज देखने को मिले। इसी के साथ साथ प्रपोज रूट के नीचे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज भी मौजूद नहीं थी, जिसे इसके साथ में ही बनाया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना भी अपने आप में एक टास्क था, जिससे और डिलेज देखने को मिले। फिर जब
ये सब हो गया और कॉरिडोर ऑलमोस्ट बनकर तैयार था, तब जनवरी 2013 में इंदौर के एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसके डिजाइन और यूजफुलनेस को चैलेंज करते हुए एक PIL फाइल कर दी कोर्ट में, जिसका केस अभी तक चल रहा है। इन्हीं कारणों से BRTS की जो पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 96 करोड़ रुपीस की, वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हुए 130 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक 350 करोड़ रुपए तक। उसके खुलने के बाद से आज 12 साल हो गए हैं और आज भी सिर्फ एक वही वाला रूट ऑपरेशन है 11.5 किलोमीटर का AB रोड पर। AB रोड पहले पुराने आगरा बॉम्बे हाईवे का पार्ट होती थी, इसीलिए इसका नाम AB रोड पड़ा। इधर ये रूट नॉर्थ साउथ चलता है स्कीम 114 से भुवन कुआं तक। एक आइडियल BRT सिस्टम में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को बहुत एफिशिएंट बनाते हैं। ऐसे ही कुछ फीचर्स इंदौर BRTS में भी देखे जाते हैं, जैसे पूरे सिस्टम में बसेस के लिए डेडिकेटेड लेन्स हैं जिसमें बसेस के सिवाय इमरजेंसी व्हीकल्स भी जा सकती हैं। इसके अलावा लेवल बोर्डिंग मुहैया कराई जाती है हर स्टॉप पर, जिससे बोर्डिंग डीबोर्डिंग का टाइम भी कम होता है और एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों को भी काफी मदद मिलती है। एक और चीज होती है कि जो बस स्टॉप्स हैं वो रोड के मीडियन पर बनाए जाते हैं, बीच में। इसके अलावा स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगाए गए हैं जो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। इससे सेफ्टी बढ़ती है कि कोई भी यात्री बिना बस के रोड पे ना जा सके। फ्लीट की बात करें तो इसके लिए 50 हाई क्वालिटी कस्टम डिजाइंड AC बसेस को प्रोक्योर किया गया था कोरोना बसेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन कुछ सालों बाद एक बस जल गई तो अभी 49 बसेस ही ऑपरेशनल हैं। पूरे सिस्टम को iBus के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बसेस में GPS टेक्नोलॉजी, CCTV कैमरास और व्हीलचेयर की प्रोविजन भी दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें अपने तरीके का पहला वायरलेस ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जिससे अंडरग्राउंड केबल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिग्नल वायरलेसली चलते हैं। अगर लोगों के बीच अवेयरनेस की बात करें तो BRT सिस्टम के कंस्ट्रक्शन में काफी सारे डिलेज हो गए और अर्बन लोकल बॉडीज भी अपने मैसेजेस प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाई पब्लिक के साथ, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को पहले से ही मीडिया बैकलैश का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से पब्लिक भी असंतुष्ट हुई। बहुत जल्द फिर AICTSL को इसकी नीड महसूस होने लगी, इसीलिए उन्होंने कई सारे इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स और वीडियोस जारी किए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसमें BRTS के बेनिफिट्स और उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद ट्रायल रन्स में उन्होंने एक ड्राई रन फेज भी चलाया, जिसमें बसेस खाली ही चलाई गई रूट पर, ताकि मैनेजमेंट इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सके और कोई भी चोक पॉइंट्स है तो उसको हटाया जा सके ऑपरेशनल होने से पहले। कुछ इंटरिम ऑर्डर्स की वजह से कोर्ट में एक्टिव PIL के बावजूद ये सब पॉसिबल हो पाया। फिर कई प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को भी इसमें ट्रैवल करने के लिए इन्वाइट किया ग्रुप टूर्स में, जिनमें उनसे पहले इसका एक्सपीरियंस करवा के उनके फीडबैक्स मांगे गए। कई लोग इससे सेटिस्फाइड थे, लेकिन कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जिसको अमल करने की कोशिश की उन्होंने। और फाइनली 10 मई 2013 को इसके ऑपरेशंस खुल गए लोगों के लिए और पहले महीने के लिए उन्होंने फ्री रखा राइड, कोई फेयर नहीं। स्टार्टिंग उन्होंने की सिर्फ 16 बसेस के साथ, जिसके पहले दिन में ही 2100 से ज्यादा यात्रियों ने इसका इस्तेमाल किया और ये फिगर 4 महीने बाद पहुंच गई थी 30,000 यात्रियों तक। इस टाइम AICTSL ने फीडबैक सर्वे कंडक्ट करवाए, जिसमें 1600 यात्रियों से फीडबैक लिया। इसमें से 78% यात्री ने बताया कि वो हफ्ते में 3 बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। 5% ने बताया कि वो प्राइवेट व्हीकल से बस में शिफ्ट हो गए। 52% पूरे सिस्टम से बहुत संतुष्ट थे और 90% यात्रियों ने इसको और एक्सपैंड करने के लिए सहमति जताई। इसको देखते हुए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नए रूट्स को भी सैंक्शन कर दिया। AICTSL ने भी एक्सटेंशन के अप्रूवल की उम्मीद मार्च 2014 की लगाई, लेकिन वो कभी नहीं मिली। कुछ ही समय बाद इस BRT को एक बड़ा झटका लगा जब PIL जो MP हाई कोर्ट में चल रही थी उसका एक ऑर्डर इशू हुआ, जिसके अंतर्गत प्राइवेट व्हीकल्स को भी BRT लेन्स में अलाउ किया जाने लगा। वैसे तो ये ऑर्डर टेम्परेरी था कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। इसके साथ एक एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई जो इसके ऊपर विचार विमर्श करे। इस निर्णय के कई नेगेटिव रिजल्ट्स तुरंत ही सामने आने लगे जब बसेस भी ट्रैफिक में फंसने लगी, डिलेज बढ़ते चले गए और इसका उपयोग गिरता चला गया। इसके कारण कॉरिडोर्स के अंदर एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए और लोग इस डिसीजन से नाखुश थे। ये केस काफी लंबा चलता रहा और जल्दी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए इसको हाई कोर्ट में पास कर दिया गया। हाई कोर्ट ने फाइनली फिर 2015 की जनवरी में इसके मेजर ड्रॉबैक्स, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स, फीडबैक्स को मद्देनजर रखते हुए BRT में फिर से प्राइवेट व्हीकल्स को बैन कर दिया। इसके बाद बसेस फिर से स्पीड और सेफ्टी से चलने लगी और ये एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उभर के आने लगा। इससे राइडरशिप फिगर्स में भी जंप देखने को मिला। आज लगभग 60,000 यात्री इसका इस्तेमाल हर रोज करते हैं। एक्सपेंशन की बात जो चल रही थी वो तो 2014 में रुक सी गई जब JNNURM की फंडिंग खत्म
खत्म हो गई इसमें। इसी के साथ केंद्र सरकार का सपोर्ट भी खत्म हो गया और BRTS सिर्फ अब अर्बन लोकल बॉडीज पर निर्भर करने लगी पूरी तरह से। ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है इसके एक्सपेंशन के रुकने के पीछे। हाई कोर्ट की वर्डिक्ट अपने अगेंस्ट आने के बाद उन्हीं सेम सोशल एक्टिविस्ट ने 2015 में ही एक बार फिर से BRTS के खिलाफ एक PIL फाइल करी। इस बार उनकी मांग थी इसे पूरी तरह से बंद करने की। ये PIL अभी तक चल रहा है और इसके कुछ मेजर डिसीजंस अभी तक नहीं आए हैं। 2023 में भोपाल BRTS जो इंदौर वाले के साथ ही कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ था, उसे लो राइडरशिप, हाई कंजेशन और लोगों के विरोध के चलते डिसमेंटल कर दिया गया। उधर BRTS के हटने के बाद कंजेशन में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट जरूर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म होंगे। लंबे टाइम में ट्रैफिक फिर से बढ़ जाएगा। तो इसी शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखते हुए अथॉरिटीज ने सोचा कि वो इंदौर का BRTS हटा के भी ऐसे इंप्रूवमेंट्स पा सकते हैं जो लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में। इधर उनका एम है कुछ फ्लाईओवर्स बनाने का AB रोड पर, जिससे प्राइवेट व्हीकल सिग्नल को बाईपास कर पाए और कंजेशन इंप्रूव हो। और इन्हीं में से एक फ्लाईओवर भंवर कुआं में बनाया जा रहा है, जिसके लिए IDA के CEO ने विशेष परमिशन ली थी कोर्ट से, ताकि BRT के एक 700 मीटर सेक्शन में ट्रैफिक लेन्स को डाइवर्ट किया जा सके। ये वाले फ्लाईओवर और 3 और ऐसे फ्लाईओवर्स के साथ अक्टूबर 2024 में MP के CM मोहन यादव ने इनॉग्रेट किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा था कि यदि सरकार को 20 से 25 फ्लाईओवर्स और भी बनाने पड़े तो वो बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन इंदौर को जैम फ्री सिटी बनाएंगे। नवंबर 2024 को CM ने मीडिया के साथ कुछ इश्यूज डिस्कस करते हुए कहा कि उन्हें BRTS की कई कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसलिए उनकी सरकार 2015 की PIL पर अपना पक्ष रखेंगी और AB रोड पर और फ्लाईओवर्स बनाएंगी ट्रैफिक कंजेशन को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने इसी के साथ भोपाल BRTS को हटाने का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे वहां पे फायदा देखने को मिल रहा है। इस बात के अगले दिन ही इंदौर के मेयर पुष्यमित्रा भार्गव ने कहा कि BRT अपने टाइम के हिसाब से डिजाइन किया गया था और उस टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, वो अभी के हिसाब से नहीं बना, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच रही है सरकार, लेकिन बस सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी। ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया इसको डिसमेंटल करने का। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया सरकार की तरफ से। मेरे हिसाब से BRT को डिसमेंटल करने से बसेस की क्वालिटी काफी गिर जाएगी, सर्विसेज भी कम हो जाएगी, क्योंकि BRTS के बाहर जो बसेस चल रही हैं वो अपनी बेस्ट शेप में नहीं है। 3 कारण आते हैं इस चीज के। पहला तो वो बसेस ट्रैफिक में फंसी रहती हैं प्राइवेट व्हीकल्स के साथ। दूसरा, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, कई बार तो आधे घंटे बाद बसेस आती हैं, जो पूरी रिलायबिलिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है लोगों के लिए। तीसरा, फ्लीट साइज बहुत कम है, डिमांड से काफी कम बसेस चलती हैं अभी। इन्हीं कारणों से लोग प्राइवेट व्हीकल्स का अब ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 4 व्हीलर से भी जाना पसंद करते हैं, कोई भी बसेस से नहीं ट्रैवल करना चाहता। लोगों को गाड़ी से निकालने के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी है सरकार द्वारा। लेकिन असली प्रॉब्लम इसके आगे भी जाती है। ट्रेडिशनली इंदौर में भी बाकी इंडियन सिटीज की तरह मिक्स यूज जोनिंग यूज होती थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स होती हैं और ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज। ये टाइप के एरियाज वॉकिंग के हिसाब से बने होते हैं, पतली स्ट्रीट्स के साथ, और काफी एक्सेसिबल भी होते हैं। एक शॉर्ट वॉक में आपको हर टाइप की शॉप्स मिल जाती हैं। कई बेस्ट अर्बन डिजाइनर्स और एक्सपर्ट्स ऐसे एरियाज को बेस्ट मॉडल मानते हैं सिटी डिजाइन का, और इनको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं मॉल जैसे एरियाज बनाकर। लेकिन आजकल जैसे बाकी सिटीज में देखने को मिल रहा है, इंदौर में भी सबर्बन एरिया सिंगल यूज जोनिंग के साथ बनाए जा रहे हैं। जैसे कि स्कीम 140, कनाडिया रोड और निपनिया में रेजिडेंशियल सोसाइटीज बनाई जा रही है गेटेड कम्युनिटीज के रूप में। और क्योंकि ऐसे एरिया सिंगल यूज जोनिंग होते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स और कमर्शियल स्पेसेस दूर दूर होते हैं, जिसके लिए लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप जैसे जानते हैं प्राइवेट व्हीकल्स जितनी ज्यादा यूज होंगी, ट्रैफिक उतना ज्यादा बढ़ेगा सिटी में। ओल्ड सिटी जैसे मिक्स यूज जोनिंग की डिमांड फिर भी रहती है लोगों के बीच, जिससे वहाँ के लैंड प्राइसेस भी शूट अप कर जाते हैं। तो धीरे धीरे जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ रिच बिजनेसमैन और कंपनीज उनको अफोर्ड कर सकती हैं, जो जल्दी से बहुत सारा लैंड खरीद लेती हैं। सिटी के इंटरनल एरियाज जैसे कि LIG, मधुमिलन, पलसिया, भंवरकुआ और नवलखा, जो ऐसे ही मिक्स यूज एरिया के रूप में डिजाइन हुए थे, वहाँ पर धीरे धीरे कमर्शियल स्पेसेस की डिमांड बहुत हाई हो गई है, जिससे लैंडलॉर्ड्स ने अपने रेंट्स भी बढ़ा दिए काफी। यही शिफ्ट अब आनंद बाजार, साकेत, स्कीम 140 और कनोडिया रोड में भी देखने को मिल रहा है। भंवरकुआ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब 1964 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय DAVV खुला, जो एक मेजर यूनिवर्सिटी है आज इंदौर में। इसी कारण भंवरकुआ में
में स्टेशनरीज, हॉस्टल्स, मेसेज और कोचिंग क्लासेस, इन टाइप के बिजनेसेस का डेवलपमेंट हुआ क्लस्टर में, और आज भी ये एरिया स्टूडेंट हब माना जाता है। इन सब चीज़ों के चलते जो सेंट्रल एरियाज हैं वो कमर्शियलाइज हो रहे हैं पूरी तरह, और रेजिडेंशियल एरिया सबर्ब्स में बनने लगे हैं आउटस्कर्ट्स में। इसका मतलब है लोग फिर बाहर रहकर सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं हर रोज, जो ट्रैफिक को और बढ़ाता है। ना सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ रहे हैं बल्कि ट्रैवल टाइम्स भी बढ़ रहे हैं इनके। ये ट्रेंड सिर्फ इंदौर का नहीं है, बाकी और कई मेजर सिटीज में भी देखा गया है, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई वगैरह। वो इस फेज से गुजर रहे हैं, कुछ साल आगे हैं, और इंदौर जस्ट स्टार्ट कर रहा है इसमें, तो काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है उनके एग्जाम्पल से। लेकिन अभी की पॉलिसी देखी जाए तो सरकार सेम मिस्टेक्स दोहरा रही है जो दूसरी सिटीज़ ने दोहराई है। रोड्स को ज़्यादा चौड़ा करके और फ्लाईओवर्स बनाकर इंड्यूस डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो, जिससे प्राइवेट व्हीकल्स और बढ़ेंगी 5 सालों में। इंड्यूस डिमांड कैसे काम करता है? लोग रोड से ज़्यादा ट्रैवल करने लगते हैं अगर उन्हें वो ईजियर ऑप्शन लगता है तो। कई लोग तो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में अपग्रेड कर लेते हैं, और कई लोग प्राइवेट व्हीकल्स पे आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा आसान बन जाता है। जैसा कि पहले देखा गया है तो इंड्यूस डिमांड का प्रोसेस पूरा होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। पहले तो कुछ सालों के लिए लगता है लोगों को कि ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पहले जैसा हो जाता है या उसको भी ओवरटेक कर लेता है तो लोगों को इसकी दिक्कत समझ आने लगती है। इस साइकिल को सबसे पहले अमेरिकन सिटीज़ में नोटिस किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब बहुत सारी रोड्स बनने लगी कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, जो पहले मिक्स यूज जोनिंग में यूज होते थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिंगल यूज जोनिंग हो गए दूर दूर। इससे उनकी सिटी बहुत ज़्यादा कार सेंट्रिक हो गई और पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यही अप्रोच इंडियन सिटीज़ ने भी अपनाई है कुछ हद तक, जैसे दिल्ली के द्वारका नेबरहुड में, और सैटेलाइट सिटीज़ जैसे गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इंड्यूस डिमांड को दूसरी तरफ देखा जाए तो उसका इफेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना खतरनाक और बड़े स्तर पे नहीं होता है जितना प्राइवेट व्हीकल्स के साथ होता है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स को ज़्यादा जगह चाहिए होती है कम लोगों के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकता है छोटी जगह का इस्तेमाल करके। अगर फ्यूचर में डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ानी भी हो तो रोड में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेन्स ऐड करके, फ्लाईओवर्स बनाकर और वो सब, लेकिन पब्लिक ट्रांजिट को फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ही मैनेज किया जा सकता है काफ़ी हद तक। एक ही बार खर्चा आता है एक पब्लिक ट्रांजिट लाइन बनाने में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है रोड्स के कंपैरिजन में। उदाहरण के तौर पे एक मेट्रो लाइन की बात करते हैं। स्टार्टिंग में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 मिनट की है तो बाद में उसे कम करके 2-3 मिनट भी किया जा सकता है, और ट्रेन कोचेस भी बढ़ाए जा सकते हैं 6 से 9 कोचेस तक। जैसे डिमांड बढ़े उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जा सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। इसके साथ ही जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिबन डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, जैसे रोड के साथ में लाइन में डेवलपमेंट होना, वहीं एक पब्लिक ट्रांजिट लाइन अपने स्टेशन के आसपास सर्कल में डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसी डेवलपमेंट को अगर इंटेंशनली किया जाए तो वहाँ पे हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज भी बनाए जा सकते हैं, जिनको ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं, TOD। इसका एक एग्जांपल इंदौर में ही है रव के रूप में। रव एक सबर्ब है इंदौर का, जो सिटी सेंटर से 10-12 किलोमीटर साउथ वेस्ट में बसा है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट से एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट एरिया का डेवलपमेंट हुआ, और ये रीजन ग्रेजुअली इंदौर सिटी के अंदर इंटीग्रेट हो गया। इसी को बस स्टॉप्स के आसपास भी किया जा सकता है छोटे लेवल पर, या फिर बस स्टॉप्स ऐसी जगह बनाए जाए जो ऑलरेडी हाई डेंसिटी एरिया है। इंदौर BRTS भी शुरुआत से ही दिक्कतों में गिरा रहा, उस पे हमेशा ही बादल छाए रहे, लेकिन जब 2014 में JNNURM की फंडिंग खत्म हो गई तो उसमें ये बहुत ही बड़ी अड़चन आई जो उसे कभी ओवरकम नहीं कर पाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ से खत्म हो गया था, और इसके बाद मुख्य जिम्मेदारी लोकल बॉडीज के हाथ में चली गई, जो अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण इसमें अपग्रेड्स नहीं कर पाई। एक और कारण था कि पीक आवर्स में इसमें ओवरक्राउडिंग की समस्या भी थी, जिसको हैंडल करने के लिए फ्लीट साइज नहीं बढ़ाया गया। कभी कभार बसेस ट्रैफिक सिग्नल्स में भी फंस जाती, और ऐसे कुछ और ऑपरेशनल इश्यूज थे जिससे लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इसके अलावा जो 49 बसेस थी उनमें से 29 CNG और 20 डीजल की थी, और पूरी फ्लीट को पिछले साल फरवरी 2024 में ही इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस किया जा रहा था। अभी तक उनमें से 20 डीजल बसेस रिप्लेस हो भी चुकी हैं। अब उसमें उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया ही था, तो अभी टाइम था उसको रिवाइव करके एक्सपैंड करने का, ना कि उसे बंद करने का। अब सरकार इंदौर में मेट्रो लाइन बनाने की बात कर रही है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन अच्छे भले चलते हुए BRTS को बंद करके मेट्रो लाइन बनाना एक बड़ी भूल होगी। दोनों को साथ में ही ऑपरेट किया जा सकता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे अहमदाबाद और पुणे में BRT और मेट्रो साथ में ही चल रही है। नवंबर 2024 में MP के CM मोहन यादव ने कहा इंदौर BRTS को डिसमेंटल करके उधर फ्लाईओवर्स बनाने के बारे में बताएंगे। कई लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया है, जो मानते हैं कि BRTS हटाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा शहर में, और मेरे हिसाब से भी ये एक बुरा फैसला होगा। BRT के हटने के बाद बसेस तो चलती रहेंगी, लेकिन अब उन्हें नॉर्मल ट्रैफिक के बीच में चलना पड़ेगा। डेडिकेटेड बस लेन्स हट जाएंगी,
बस स्टॉप्स भी साइड पे चले जाएंगे। जैसा कि इंदौर में दूसरी बसेस चल रही हैं, वो अपनी बेस्ट हालत में नहीं है, प्रॉपर डिपोज और मेंटेनेंस बेस भी नहीं है उनके, और इन्वेस्टमेंट भी उनमें इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए साफ सफाई का भी इशू रहता है। बसेस के बीच में टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि इसे एक अनरिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना देता है। और फ्लीट में कम बसेस होने के कारण ओवर क्राउडिंग भी एक आम बात बन गई है। इन्हीं कारणों से जो एवरेज सिटी बस है, लोग उससे दूर जा रहे हैं और प्राइवेट व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए। जैसा कि हमने दूसरे शहरों और दूसरी कंट्रीज में भी देखा है कि लोग 3 रीजन से किसी भी ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं: टाइम, कॉस्ट और कन्वीनियंस। तो अगर हम कन्वीनियंस थोड़ी सी भी बढ़ा देते हैं तो लोग ज़्यादा इस पे ट्रैवल करने लगेंगे। तो जो लोग प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं, वही शहर के बीच में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते आए हैं, प्राइवेट व्हीकल्स जितनी ज़्यादा होंगी, ट्रैफिक उतना ज़्यादा होगा। BRTS तो शुरुआत से ही संकट में गिरा रहा। हाई कोर्ट केसेस, लोगों का विरोध और JNNURM का फंडिंग खत्म हो जाना, इन तीनों ने मिलकर उसे एक्सपैंड नहीं होने दिया और इवेंचुअली डिसमेंटल करने की कगार पर आ गया। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग बंद हुई तो उसका भार सारा लोकल बॉडीज पे आ गया, जो इसे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे करके मेंटेनेंस भी गिरती गई इसी वजह से। ये साइकिल लेकिन 2024 में ऑलमोस्ट टूट ही गई थी, जब इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसेस यूज की गई इस रूट में। लेकिन इसका और फायदा तब देखने को मिलता अगर BRTS को और एक्सपैंड किया जाता, नए एरियाज, नए रूट्स और नए स्टॉप्स के साथ। अभी अच्छा मौका था MP गवर्नमेंट के पास BRTS को रिवाइव करके एक्सपैंड करने का। इंदौर मेट्रो के लिए उन्हें फंड्स मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो BRTS को भी इस तरीके से इंटरमोडल बना सकते थे उसके साथ कि ओवरऑल पब्लिक ट्रांजिट बेहतर होता सिटी में। अब इंदौर मेट्रो पर आते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और खुलने के बाद ये मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो सिस्टम बन जाएगा। 3 लाइंस बन रही हैं 31.3 किलोमीटर लंबाई की, जिसमें 28 स्टेशन होंगे। इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MPMRCL। जल्द ही इन्होंने काम शुरू किया और आज ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है इसका पहला सेक्शन, जो 5 किलोमीटर का होगा। वो इसी साल के एंड तक खुल जाएगा। इसके सबसे पहले प्लान तो 2011-12 में ही दे दिए गए थे, जब DMRC ने इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी करके रिपोर्ट दी। उस टाइम DMRC ने 3 लाइंस प्रपोज की थी, टोटल 58.2 किलोमीटर लेंथ की। ये लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया प्रोजेक्ट, इसलिए 2015 में यानी पहली रिपोर्ट के 4 साल बाद एक और रिपोर्ट तैयार की रोहित एसोसिएट्स ने, जिसने इधर 4 लाइंस प्रपोज की 94 किलोमीटर लेंथ की। इन 4 लाइंस में एक लाइन थी येलो, जो पिछली रिपोर्ट में लाइंस प्रपोज की गई थी उनके साथ अलाइन होती थी, बाकी 3 बिल्कुल अलग थी। इसकी फिर DPR तैयार की गई, फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करके फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल मिल गया इसे 2018 तक। अप्रूवल मिलने के अगले महीने इसकी कंस्ट्रक्शन को भी सैंक्शन कर दिया गया। इसकी 20% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी और बाकी 60% इंटरनेशनल बैंक से लोन्स के रूप में आएगी, जिसमें EIB, NDB और ADB शामिल है। टोटल लागत आएगी 7,500 करोड़ रुपए की। लाइन 3 यानी येलो लाइन एक रिंग लाइन है। ये गांधीनगर चौराहे पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे इसका डिपो भी है। लवकुश चौराहा तक जाएगी, उधर से MR10 रोड की तरफ मुड़ जाएगी। MR10 रोड पे रेडिसन चौराहे तक जाने के बाद ये मेट्रो रिंग रोड की तरफ मुड़ जाएगी और वहां से बंगाली चौराहे पर होते हुए MG रोड की तरफ मुड़ जाएगी। MG रोड पे TI मॉल के पास ये अंडरग्राउंड चल जाएगी और इधर से आगे हाई कोर्ट इंदौर जंक्शन से होते हुए इंदौर के सेंट्रल मार्केट एरियाज की ओर जाएगी, जो कि एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसके बाद मेट्रो एयरपोर्ट पार करके गांधीनगर चौराहे के पास फिर से एलिवेटेड हो जाएगी, पूरा लूप बनाते हुए। DPR में इसकी एक 3 किलोमीटर लंबी ब्रांच लाइन भी प्रपोज थी, जो इंदौर बाईपास रोड से कनेक्ट होती, लेकिन उसे अप्रूवल नहीं मिला। इसका इंदौर BRTS के साथ 2 पॉइंट्स पर इंटरचेंज प्रपोज्ड है, एक MR10 रोड पे विजयनगर चौराहा और एक MG रोड पे पलसिया चौराहा। लेकिन अगर BRTS बंद हो जाएगा तो ये इंटरचेंजेस भी नहीं बन पाएंगे। 3 फेजेस में बांटा गया है इस प्रोजेक्ट को, जिसमें से फेज 1 अभी जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला है। ये गांधीनगर डिपो से सुपर कॉरिडोर 3 तक 5 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा, जिसका काम 2020 में ही शुरू हो गया था। फेज 2 में रेडिसन स्क्वायर तक का स्ट्रेच आता है और फेज 3 में एयरपोर्ट तक का। इनकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, लेकिन अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस का काम अभी शुरू नहीं हुआ। इसका जो बंगाली स्क्वायर से एयरपोर्ट तक का सेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया से होकर गुजरता है। यहाँ से हाई राइडरशिप एक्सपेक्ट की जा सकती है और यहाँ सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स भी मौजूद हैं। ये लाइन एक सुपर कॉरिडोर से भी होकर गुजरेगी, जहाँ भी ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन उसे फ्यूचर में IT हब के रूप में भी डेवलप करने का प्लान है। इधर इम्पिटस, TCS और इन्फोसिस के ऑफिस हैं और फ्यूचर में और ऐसी कंपनीज को अट्रैक्ट करने की बात चल रही है। फेज 2 भी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक, क्योंकि उसका भी काफी काम कंप्लीट हो चुका है। ट्रेन जो होगी इसमें वो एस्टम बनाएगी 3 कोच लंबी, और अभी 25 ट्रेन का ऑर्डर दिया जा चुका है 75 टोटल कोचेस के साथ। प्लेटफॉर्म को 6 कोचेस ट्रेन के हिसाब से बनाया जा रहा है फ्यूचर डिमांड के लिए।
लिए। एक और बात, इंदौर मेट्रो की जो लाइन 3 है उसमें BRT के जो प्रपोज रूट थे 7, उनमें से 3 रूट्स पूरे एंड टू एंड ही आ जाएंगे इसमें, जो कि होंगे MR10 रोड, सुपर कॉरिडोर और MG रोड वाले। आजकल इंडिया की कई सिटीज में मेट्रोज बनाई जा रही हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है अपनी फंडिंग प्रोवाइड करवाकर, लेकिन यही सपोर्ट BRT सिस्टम्स को नहीं दी जा रही और कई सिटीज ने अब इसे डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है। जहां मैं मानता हूं कि मेट्रो बहुत ही जरूरी है किसी भी मेजर सिटी के लिए, लेकिन सिर्फ वही सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता हर प्रॉब्लम के लिए। BRTS भी एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाना चाहिए। मेट्रो सिस्टम अक्सर एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो ज्यादा डेंसिटी वाले एरियाज के लिए बेटर सूटेड होते हैं, उनको ट्रैफिक ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन BRTS दूसरी तरफ सस्ते और छोटे भी होते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं और उनको ज्यादा ट्रैफिक की भी जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ वो मेट्रो जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से मेंटेन किया जाए, और वो भी मेट्रो की सिर्फ 10% कॉस्ट में। इसको बनाना भी आसान है क्योंकि इसमें ग्रेड सेपरेट नहीं करना होता, ट्रैफिक को भी बेहतर मैनेज कर सकते हैं बस सिग्नल्स को अच्छे से टाइम करके। BRT का नेटवर्क वाइड फैलाकर पूरी सिटी को अच्छे से कवर किया जा सकता है, स्पेशली उन दूर दराज के एरियाज में जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते लेकिन फिर भी उनको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ये इतने चीप होते हैं कि इनको ट्रायल बेसिस में भी ज्यादा चलाया जा सकता है, और अगर कोई रूट नहीं चल रहा होता तो उन्हें बंद करके नया रूट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम मेट्रो लाइन के साथ नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मेट्रो लाइंस बननी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि BRTS भी बंद नहीं होना चाहिए, उनको भी एक्सपैंड किया जाना चाहिए। इंडिया की सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना नंबर 1 एम होना चाहिए सिटी अथॉरिटीज का, क्योंकि ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है जिसको रोड्स हैंडल नहीं कर सकती जितना मर्जी हम एक्सपैंड कर ले उनको। मेट्रो, BRT और दूसरे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम के बीच में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि हमारी सिटीज कार सेंट्रिक अप्रोच यूज करके कैसे डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।